डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो कंजक्शन टॉपिक पे बनाया गया है। आरबीएससी में इस टॉपिक से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन पे कुल मिला के 4 पार्ट में वीडियो बनाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और उसके बाद एक वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट पे बनाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट पे तो कुल मिला के 5 वीडियो होंगी। अगर इन वीडियोज को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो कंजक्शन संबंधी कोई भी प्रश्न आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गलत नहीं हो सकता। और आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो आपके एकदम सही हो जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। तो ये कंजक्शन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कंजक्शन जो है वो एक शब्द या शब्दों का एक समूह होता है और उसका काम क्या होता है, विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज और सेंटेंसेज। कंजक्शन क्या काम करता है, जो दो शब्दों को या दो फ्रेजेज यानी वाक्यांशों को या दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन एक या एक से अधिक शब्दों का एक समूह है जो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या फिर दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब आरबीएससी 2025 में पिछले वर्ष जो प्रश्न आया था कंजक्शन में से वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 मार्क्स के हैं। पहला है बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 कंजक्शन है, दोनों में से आपको एक यूज करना है। तो पक्षी उड़ते हैं और मछलियां जो है वो तैरती हैं। तो अगर सो लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाए सो यानी इसलिए, तो पक्षी उड़ते हैं इसलिए मछलियां तैरती हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हम कह सकते हैं कि पक्षी उड़ते हैं और एंड फिश स्विम, और मछलियां तैरती हैं, तो यहाँ पे जो है आपका कंजक्शन हो जाएगा एंड, करेक्ट कंजक्शन। नेक्स्ट है ही वॉज स्लीपिंग ब्लैंक आई वॉज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ जो है टेंसेज में भी हमने पढ़ा था 9th 10th में 11th में कि विहन या वाइल से जुड़ी हुई 2 क्लॉज। देखिए एक क्लॉज तो ये है, एक क्लॉज ये है, तो विहन या वाइल से जुड़ी हुई 2 क्लॉज जिनमें दोनों में कार्य भूतकाल में साथ साथ चल रहा था, तो दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है। देखिए तो एक काम जो है ये तो ये है कि ही वाज स्लीपिंग, एक व्यक्ति तो सो रहा था और उसी समय जो है दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था, आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, तो वेहन या वाहेल का यूज इसमें हो जाएगा टेंसों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, राजू इज ब्लैंक एन इंटेलिजेंट बॉय, ब्लैंक ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पे आपको देखो ना 2 ब्लैंक दिए गए हैं। राजू है एक बुद्धिमान या होशियार लड़का, एक अच्छा खिलाड़ी। तो अपन ऐसे कह सकते हैं नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होता है, इसका अर्थ होता है न केवल बल्कि भी। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि राजू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय, राजू ने केवल एक बुद्धिमान या होशियार लड़का है, बट ऑल्सो ए गुड प्लेयर, बल्कि एक अच्छा खिलाड़ी भी है। तो इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो हो जाएगा। ये जब आप नियम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो ये 2025 में 3 प्रश्न आए हुए हैं 3 मार्क्स के। उसके बाद 2024 में जो आए थे आरबीएससी में वो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें 2 आए थे एक एक नंबर के।
अर्पित ब्लैंक अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स। अब देखिए एंड का अर्थ तो और सो का अर्थ इसलिए, तो ये अपन यहाँ पे एंड लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, अर्पित एंड अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स, यानी अर्पित और अर्चना ने संयुक्त रूप से उच्चतम अंक जो है वो प्राप्त किए। तो एकदम सही है एंड। और अगर आप सो लगाते हैं तो अर्थ अनर्थ हो जाता है। देखो अर्पित सो अर्चना, यानी अर्पित इसलिए अर्चना, तो वाक्य सेट ही नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, द रिकॉर्डर आस्क्ड मी ब्लैंक आई वॉज कंफर्टेबल। यहाँ पे दैट और इफ, ये जब अपन 9th 10th क्लास में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे एक कंजक्शन का यूज होता है। दैट कंजक्शन का यूज तब होता है जब आगे वाला वाक्य जो है वो डायरेक्ट स्पीच में जो है साधारण वाक्य हो। साधारण वाक्य हो तो अपन दैट से जोड़ते हैं, और अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो तो अपन वहां पे इफ कंजक्शन यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर ये वाक्य साधारण होता तो यहाँ आस्क्ड इज टोल्ड मिलता, आपको क्या मिलता, टोल्ड। अगर यहाँ टोल्ड होता तो इसका मतलब दैट कंजक्शन था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आस्क्ड है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अपन चेंज करते हैं तो यहाँ सेड टू को अपन आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कब करते हैं, जब आगे का वाक्य जो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक होता है तब करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये वाक्य प्रश्नवाचक था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, और यहाँ कंजक्शन क्या यूज लिया, इफ। अगर आगे वाला वाक्य यहाँ सेड टू की जगह टोल्ड होता ना, आस्क्ड की जगह टोल्ड होता, तो हम यहाँ पे दैट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे आस्क्ड है, इसका मतलब आगे प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न पूछने के लिए कंजक्शन जो है वो इफ यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2023 में कंजक्शन से कोई प्रश्न नहीं आया, बोर्ड वाले सिलेबस बीच बीच में चेंज करते रहते हैं। अब 2022 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्द को का चयन करके ब्लैंक भरना है आपको। शुरू में खालिस्तान है, द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगेन। देखो मेहमान पहुंचे, फंक्शन शुरू हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं तीन। देखो एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही या ज्यों ही। तो ये लगा के देखते हैं। देखो एज सुन एज द गेस्ट अराइव्ड, जैसे ही या ज्यों ही मेहमान पहुंची फंक्शन शुरू हो गया। तो एकदम राइट है। तो यहाँ पे आ जाएगा एज सुन एज। एज सुन एज का प्रयोग कब किया जाता है, जब एक काम की तुरंत बाद दूसरा काम, जैसे ये काम हुआ, मेहमान पहुंचे, उसके तुरंत बाद फंक्शन शुरू हो गया। तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है तो अपन एज सुन एज का यूज कर देते हैं। और बिकॉज का अर्थ और एज का होगा क्योंकि। तो क्योंकि मेहमान पहुंच गए इसलिए फंक्शन शुरू हुआ। ये इतना सेट नहीं होता है, ये सेट होता है। देखिए जैसे ही या जो ही मेहमान पहुंचे फंक्शन शुरू हो गया। अब नंबर 2 देखिए, द मैन इज ब्लैंक रीज ब्लैंक हेल्प यू। यहाँ पे आपको देखो तीन मिल रहे हैं, सो दैट, सो एज और एनफ टू। इसमें देखिए द मैन इज, ये हो जाएगा इसमें, द मैन इज एनफ रिच टू हेल्प यू, यानी वह व्यक्ति काफी धनवान है, वह व्यक्ति काफी धनी है तो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसका अर्थ ये हो गया। और अगर यहाँ पे अपन ये लगाना चाहिए तो देखो ये गलत है वैसे, लेकिन अपन लगाने का अगर प्रयास करते हैं तो पहले खाली जगह में तो आएगा सो, और यहाँ दैट लगाते हैं। दैट लगाने के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये तो देखो वर्ब है तो इसलिए ये नहीं आएगा, ऐसे ही इसमें है। ठीक है। तो इसमें NF2 हो जाएगा। NF2 का मतलब हो गया द मैन इज एनफ रिच, वह व्यक्ति पर्याप्त धनी है, टू हेल्प यू,
वह आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त धनी है, यानी उसके पास खूब पैसे हैं, वह आपकी मदद कर सकता है। अब रही बात 2026 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो मॉडल पेपर बनाया है, उसमें जो है ये प्रश्न दिया है, 3 नंबर का है, और ब्लैंक जो ब्लूप्रिंट है उसमें इसको ब्लैंक दिखाया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लूप्रिंट है बोर्ड का, आरबीसी का, उसमें इसको 3 नंबर का दिखाया गया है और ब्लैंक टाइप दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से आपके फिल इन द ब्लैंक्स ही आएगा और 3 नंबर का इसमें से प्रश्न आएगा। अब देखिए अपन शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कोष्टक में दिए गए जो कंजक्शन है, सही कंजक्शन को चयन करते हुए ब्लैंक भरना है आपको, ठीक है। तो सी कुड नॉट स्टडी वेल, ब्लैंक सी गॉट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे अब अपन क्लियर तो तब होगा जब अपन कंजक्शन पढ़ लेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। शी कुड नॉट स्टडी वेल, वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकी। दो, इसमें दो हो जाएगा, दो सी गोट गुड मार्क्स। जब विरोधाभास होता है तब अपन दो का प्रयोग करते हैं। देखो, इसने कहा कि सी कुड नॉट स्टडी वेल, वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकी, यद्यपि या फिर भी जो है सी गोट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकी इसलिए अंक तो कम आने चाहिए, लेकिन अच्छे आ गए ना, विरोधाभास हो गया, तो विरोधाभास में अपन दो का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पे अटेंशन टू योर स्टडीज, अपने अध्ययन पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, यू में पास। अब इसमें देखिए जो है, पे अटेंशन टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ब्लैंक यू में पास, ताकि आप पास हो जाओ, पास हो सको। तो ताकि या जिससे कि, इसके लिए जो है ना सो दैट यूज होगा, यानी अगर उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पास होना, तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए सो दैट का यूज होता है। तो यहाँ अपन जो है इसमें सो दैट यूज कर देंगे, अर्थ हो जाएगा पे अटेंशन टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि या जिससे कि तुम पास हो सको। और इसका अर्थ लगाएंगे, ये लगाएंगे तो यदि नहीं होता है, यदि नहीं, तो यदि तुम पास नहीं हो तो ये बैठेगा नहीं। अब अगला देखिए, अनिल इज रिच, ब्लैंक ऑल द बॉयज वांट टू बी हिज फ्रेंड। अनिल धनी है, पैसे वाला है, तो सारे लड़के जो है ना उसके मित्र बनना चाहते हैं। तो अगर इफ लगाएंगे तो मतलब यदि हो गया, सो लगाएंगे तो इसलिए। तो अनिल धनी है, इसलिए सारे बच्चे जो है ना, सारे बच्चे उसका मित्र बनना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 2025 में, 2024 में और 2022 में किस तरह से आरबीएससी ने प्रश्न पूछा है, और 2026 का जो मॉडल है उसमें किस तरह के पैटर्न के प्रश्न आ रहे हैं। अब आपको एक एक करके कंजक्शन को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। अगर चारों पार्ट आप अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपका कंजक्शन का प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंजक्शन है वो एंड कंजक्शन है। एंड कंजक्शन का यूज जो है अपन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लगभग प्रश्न जो है ना वो दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक टाइप तो वो होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है दोनों वाक्यों का, क्योंकि दो वाक्य देंगे और उन वाक्यों को जो है आपको जोड़ना है। दो ही पैटर्न आते हैं, या तो अभी ऊपर ऊपर आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स, जिस जो बोर्ड दे रहा है। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि वो पूरा सेंटेंस दे दे दो और उनको आपको जोड़ना हो। दोनों ही तरीके आ सकते हैं। हालांकि ब्लू प्रिंट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, लेकिन अगर ये तरीका आप सीख जाते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो अभी मैं आपको ये कराता हूँ टाइप फेस्ट। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो आपको क्या करना है, दोनों वाक्यों को देखना है। अच्छा, दूसरा पैटर्न होगा दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, और एक पैटर्न है दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों। तो एंड से जोड़ने के लिए देखो हमें क्या करना है। आप सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे, यू आर माई ब्रदर और मुनीस इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट एक में यू है और एक में मुनीस सब्जेक्ट है।
इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब यू के अनुसार तो देखो आर आता है और मुनीष के अनुसार इज आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये देखो कि उसमें सब्जेक्ट सेम है या अलग है। हमने देखा कि सब्जेक्ट अलग है, तो सब्जेक्ट अलग है तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा दो, तो यू एंड मुनीष हो गया। अब जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो अब हमारे पास जो सब्जेक्ट अब है वो ये है यू एंड मुनेश, यानी दो व्यक्ति हो गए। और दो व्यक्ति होते ही प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब इज आर में से क्या लगेगी, आर लगेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए यू आर माई ब्रदर और मुनीष इज माई ब्रदर। लेकिन अब कितने व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए ना। तो भाई कितने हैं, दो है। इसलिए माई ब्रदर्स हो गया, ब्रदर किस गए, इसको प्लूरल बना दिया क्योंकि दो व्यक्ति हैं। तो दो व्यक्ति के लिए ब्रदर्स हो गया। तो सेंटेंस बन गया यू एंड मुनीष आर माई ब्रदर्स, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता इज माई फ्रेंड, विमला इज माई फ्रेंड। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, एक में सीता है और एक में विमला है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच में एंड लगाया। अब एंड लगाते ही सीता एक व्यक्ति और विमला एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हो गए। और दो व्यक्ति होते ही प्लूरल हो गया, तो इस की जगह आर आ गया। और उसके बाद देखो माई फ्रेंड है, तो फ्रेंड का फ्रेंड्स क्यों हो गया, क्योंकि सीता मेरी सहेली है, विमला मेरी सहेली है, तो सहेली दो हो गई ना। तो अपन कहेंगे सीता और विमला मेरी सहेलियां हैं, तो फ्रेंड्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, यू और आई। तो दोनों के बीच में एंड लगा दो, यू एंड आई। अब दोनों के बीच में एंड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट तो एक और एक दो हो गए, प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही आर लग गया। फिर देखो गोइंग टू जयपुर। अब यहाँ जयपुर से नहीं करेंगे क्योंकि ये भी जयपुर जा रहा है, ये भी जयपुर जा रहा है, तो जयपुर ही हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 4, हिज फ्रेंड्स और गोपाल, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो दोनों के बीच में एंड लगा दो, हिज फ्रेंड्स एंड गोपाल। अब दो व्यक्ति हो गए, हिज फ्रेंड्स पहले से ही देखो ये ज्यादा है, और एक गोपाल, मतलब प्लूरल हो गए। प्लूरल होते ही जो है वाज या वर में से क्या लगेगा, वर लगेगा। और कुकिंग फूड, यानी उसके मित्र और गोपाल भोजन पका रहे हैं। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में जो जिस वाक्य को आपको जोड़ना है, जिस टेंस का है उसी टेंस में रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए वाजवर है तो वाजवर में रखना है, यहाँ पे देखो आर और एम है तो इज एम आर वाला ही रखना है। टेंस आपको चेंज नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, शैला और बबीता, बाकी सेम है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो शैला एंड बबीता लिख लीजिए। अब दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए, हैज की जगह क्या हो गया, हैव हो गया। और ईटन, अब देखो एक शैला एक एप्पल खाती है और एक बबीता एप्पल खाती है, तो एप्पल भी दो हो गए ना, इसलिए एन नहीं लिखेंगे यहाँ पे अपन, क्योंकि एप्पल दो हो गई, इसलिए अपन इसको कर देंगे एप्पल्स। टू नहीं लिखेंगे, प्लूरल कर देंगे, एन हटा देंगे, क्योंकि एन तो एक एप्पल के लिए आया था, एन एप्पल, एक एप्पल एक एप्पल। अब एप्पल हो गए दो, यानी प्लूरल हो गया, इसलिए एन तो हटा देंगे और एप्पल से बना देंगे। नेक्स्ट, मोहन इज ए स्टूडेंट, सोहन इज ए स्टूडेंट। यहाँ मोहन और सोहन दोनों अलग अलग हैं, तो मोहन एंड सोहन के बीच में आर लगाओ। अब व्यक्ति हो गए दो, यानी प्लूरल हो गए, तो इसकी जगह आर आ जाएगा। और एक स्टूडेंट ईयर एक स्टूडेंट ये, यानी दो हो गई, इसका मतलब ए तो हट जाएगा यहाँ से और स्टूडेंट्स हो जाएगा, प्लूरल बना दो इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो टाइप था फर्स्ट जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग था। अब एंड का दूसरा टाइप क्या है, यानी जब आपको दो सेंटेंस दें और दोनों का सब्जेक्ट जो है वो सेम हो, समान सब्जेक्ट होने पे हम कैसे जोड़ेंगे। तो ये तो बहुत आसान होता है। देखिए ये सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट सेम है। अब सब्जेक्ट सेम है तो जैसे अपन कॉमन लेते हैं वैसे कॉमन ले लिया आपने सी। अब अलग क्या है, देखो ये पार्ट है इतना और ये इतना, ये अलग है। तो जो अलग है उनके बीच में एंड लगा दो। तो पहला लिखेंगे पूरा, सब्जेक्ट पहले ले लिया, फिर पहले का पूरा पार्ट लिखा, एंड लगाया, और सब्जेक्ट अपने कॉमन ले लिया पहले, और जो दूसरा बचा वो लिख दिया। तो सी प्रिपेयर्ड टी एंड टुक इट विद मी, उसने चाय बनाई और मेरे साथ पी या ली। नेक्स्ट देखिए,
माई ब्रदर वेंट इन, माई ब्रदर बॉट टिकट्स फॉर अस, यानी मेरा भाई अंदर गया और मेरा भाई हमारे लिए टिकट खरीद कर लाया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सेम है, माई ब्रदर, ये कॉमन आ गया, अपन माई ब्रदर लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो बच गया, वो लिखो वेंट इन, और फिर ये दूसरा भाग अलग है, देखो सब्जेक्ट सेम है तो एंड लगाओ और दूसरा भाग लिख दो। ठीक है, तो मेरा भाई अंदर गया और हमारे लिए टिकट खरीद कर लाया। नेक्स्ट में देखिए, सीता वेंट टू हॉस्पिटल और शी चेक द पेशेंट, सीता हॉस्पिटल गई और उसने पेशेंट्स यानी रोगियों को चेक किया, रोगियों की जांच की। तो सी कौन है, सी सीता ही है, सीता ही है, तो व्यक्ति तो एक ही हो गया ना, इसलिए कॉमन हो गया, सीता हमने ले लिया। उसके बाद पहला पार्ट लिखेंगे पूरा, एंड लगाएंगे और दूसरे का जो बच गया वो लिखेंगे, क्योंकि सी तो सीता के अंदर आ गया ना पहले से। नेक्स्ट देखिए, द टीचर केम टू द क्लास, ही बिगेन टू टीच द स्टूडेंट्स। अब देखो ये टीचर जो है उसके लिए जो है आया है ही, पुरुष है इसलिए ही आ गया, अगर सी होता तो इसका मतलब ये महिला थी। तो टीचर और ही एक ही व्यक्ति है तो द टीचर लिख दिया अपने। अब पहला पार्ट पूरा लिख दो, केम टू क्लास, टू द क्लास, और एंड लगा के बिगेन टू टीच द स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक क्लास में आया और उसने छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। नेक्स्ट, माई मदर इज इन द किचन, शी इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर द गेस्ट। अब यहाँ पे देखो माई मदर एक महिला है और शी, इसी के लिए शी आया है, तो सब्जेक्ट कॉमन है, तो सब्जेक्ट हमने एक बार लिया। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस का जो पार्ट बचा है वो लिखो पूरा, इज इन द किचन, फिर एंड लगाओ और दूसरे का जो भाग बच गया वो पूरा उतार दो, तो सेंटेंस बन गया, माई मदर इज इन द किचन एंड इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर द गेस्ट, यानी मेरी माँ रसोई घर में है और मेहमानों के लिए भोजन तैयार कर रही है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम द ऑफिस, माई फ्रेंड इज टेकिंग फूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दोनों में कॉमन है माई फ्रेंड, तो सब्जेक्ट कॉमन लिखा। उसके बाद फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट लिखो, फिर एंड लगाओ और सेकंड का जो बच गया वो लिख दो। ठीक है। अब देखिए सेवंथ, द हेडमास्टर इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, ही इज डूइंग हिज ऑफिस वर्क। यहाँ हेडमास्टर जो है उसी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, तो एक ही व्यक्ति है, कॉमन है, इसलिए अपने शुरू में सब्जेक्ट ले लिया द हेडमास्टर। पहले सेंटेंस का जो बचा था वो पूरा लिख दिया, इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, एंड लगाया और दूसरे में जो कुछ बचा था वो पूरा लिख दिया, तो सेंटेंस बन गया, द हेडमास्टर इज सिटिंग इन हिज ऑफिस एंड इज डूइंग हिज ऑफिस वर्क। नेक्स्ट, हिज डॉग सिट्स एट द डोर, इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। तो हिज डॉग के लिए इट आया है, तो हिज डॉग अपने शुरू में ले लिया और फर्स्ट सेंटेंस में जो बच गया वो सारा लिखो, सिट्स एट द डोर एंड बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी उसका कुत्ता दरवाजे के पास बैठता है और अजनबियों की तरफ भौंकता है। नेक्स्ट, बबीता टुक हर बैग, बबीता ने अपना बैग लिया, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। तो बबीता के लिए ही सी यूज हुआ है तो सेम है, बबीता लिखा। फर्स्ट पार्ट में जो बच गया वो पूरा लिखो, टुक हर बैग, एंड लगाओ और दूसरे भाग में जो बच गया वो पूरा लिख दो। कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट सेम हो तो एक बार सब्जेक्ट लिख लो, उसके बाद फर्स्ट का जो भी पार्ट बचा है वो पूरा लिखो, फिर एंड लगाओ, फिर दूसरे सेंटेंस का जो भी पार्ट बचा है वो लिख दो और फुल स्टॉप लगा दो। इस तरह से एंड से अपन दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब है नेक्स्ट जो है बोथ एंड, एंड का अर्थ होता है और बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और, दोनों और। तो बोथ और एंड का लगभग ही सेम है, थोड़ा सा अलग है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, तो देखिए पहला सी है और दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट सी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि
बोथ एंड में क्या होता है देखो, जितना पार्ट कॉमन है, पहले सेंटेंस में देखो, शी विल टीच हिम और शी विल टीच हिम, इतना भाग कॉमन है, ठीक है। और अलग क्या है? अलग तो है इंग्लिश और साइंस। तो जो अलग है ना, उन दोनों के बीच में तो आप लगा देना एंड, यानी साइंस और इंग्लिश के बीच में तो एंड लगा देना, और इंग्लिश के पहले आप लिख देना बोथ, और जो कॉमन है ना वो पहले लिख देना। तो शुरू में देखो, शी विल टीच हिम और शी विल टीच हिम कॉमन है, तो हमने लिख लिया शी विल टीच हिम। अब कॉमन लिख लिया, उसके बाद ये इंग्लिश और साइंस अलग अलग हैं, तो दोनों के बीच में तो हम लगा देंगे एंड, और इंग्लिश से पहले बोथ लगा देंगे। कहने का मतलब है, जो पहला है उसके पहले बोथ लगा दो, और जो दूसरा है उसके पहले एंड लगा दो। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, शी विल टीच हिम बोथ इंग्लिश एंड साइंस। वह है उसे अंग्रेजी और विज्ञान दोनों पढ़ाएगी। नेक्स्ट, आई एम ए टेलर, आई एम ए टीचर। कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि आई एम ए टेलर, तो आई एम, देखो ए जो है ना वो टेलर के लिए आया है तो टेलर के साथ ही रहेगा, और टीचर के लिए आया है ए, तो ये इसके साथ रहेगा। अब एक कॉमन है वो तो लिख लो, आई एम कॉमन है। अब देखो डिफरेंट क्या है, ए टेलर और ए टीचर। ये मत देखना कि ए भी कॉमन है, क्योंकि ए किसके लिए है, टेलर की, तो टेलर के साथ रहेगा, और ए जो है यहाँ टीचर के लिए है तो टीचर के साथ रहेगा। तो डिफरेंट क्या हो गया, टेलर और टीचर हो गया। इन दोनों के बीच में एंड लग जाएगा, देखो ये लग गया, और टेलर के पहले बहुत लग जाएगा। तो आई एम बोथ ए टेलर एंड ए टीचर, और फुल स्टॉप लगा दो। नेक्स्ट, मोहन विल परचेज ए कार, मोहन विल परचेज ए स्कूटर। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहन विल परचेज, मोहन विल परचेज कॉमन है, ठीक है। और ये ए आया स्कूटर के लिए तो स्कूटर के साथ रहेगा, और ये ए आया कार तो कार के साथ रहेगा। अब अलग तो क्या है, ए कार और ए स्कूटर है, इन दोनों के बीच में तो एंड लगाओगे, और कार के पहले बहुत लगाओगे। सेंटेंस क्या हुआ, मोहन विल परचेज, यहां तक कॉमन है, मोहन विल परचेज। अब कार से पहले बहुत लगा दोगे, फिर कार लिख दोगे, एंड लगा के स्कूटर लिख दोगे, फिर स्टॉप लगा दोगे। नेक्स्ट, टूरिस्ट्स कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट्स कम फ्रॉम फ्रांस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रॉम है ये इंग्लैंड के लिए आया है, प्रीपोजिशन जो है ये इंग्लैंड के लिए आया है तो इसके साथ रहेगा, और ये कम जो है फ्रांस के लिए है, तो ये प्रीपोजिशन जिसके लिए आया है उसके साथ रहेगा, फ्रांस। अब इसका मतलब कॉमन क्या है, टूरिस्ट कम, टूरिस्ट कम। फ्रॉम को आप कॉमन नहीं मान सकते, क्योंकि फ्रॉम जो है ना वो इंग्लैंड के लिए आया है, और यहाँ पे फ्रॉम आया है वो फ्रांस के लिए, तो इसके साथ ही रहेगा। तो कॉमन पार्ट तो यही हो गया, टूरिस्ट कम, तो हमने लिख दिया टूरिस्ट कम। फिर ये और ये अलग हैं, तो पहले के पहले बहुत लगा दिया, फिर पहला लिख दिया फ्रॉम इंग्लैंड, फिर एंड लगाया और दूसरा लिख दिया फ्रॉम फ्रांस। तो टूरिस्ट कम बोथ फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रॉम फ्रांस, यानी पर्यटक जो हैं इंग्लैंड और फ्रांस दोनों जगह से ही आते हैं। नेक्स्ट है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वाइज। यहाँ पे देखिए जो कॉमन है सी इज है, और ब्यूटीफुल अलग है और वाइज अलग है, तो ब्यूटीफुल और वाइज के बीच में तो एंड आ जाएगा, और ब्यूटीफुल के पहले बोथ आ जाएगा। तो सेंटेंस बन गया, शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज। ये तो था सेम सब्जेक्ट होने पे। अब अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो बोथ एंड से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, पहला सेंटेंस है जो गीता और सब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है रीना। बाकी पार्ट तो सेम है, ठीक है ना। तो अपने को क्या देखना है कि सब्जेक्ट अलग अलग है, तो वही तरीका है, जो अलग है ना उन दोनों के बीच में तो एंड लगा दो, और पहले के पहले बोथ लगा दो, यानी फर्स्ट के पहले बोथ और सेकंड के पहले जो है एंड लगा दो। यही तो अपने उसमें ऊपर वालों में किया था। ऊपर वालों में हमने क्या किया देखो, जो अलग थे पहले के पहले अपने बोथ लगाया और दूसरे के पहले एंड लगाया। ये देखो अलग ये था, तो पहले के पहले बोथ लगाया दूसरे के पहले एंड लगाया, तो वैसे ही यहाँ कर देंगे। और उसमें शुरू में सब्जेक्ट था तो अपने शुरू में सब्जेक्ट लिख दिया है, वर्ब लगा दी उसके बाद लिख दिया। अब ऐसे ही इसमें करना है,
तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें क्या है, गीता वाज वॉचिंग टीवी और रीना वाज वॉचिंग टीवी। गीता टीवी देख रही है और रीना टीवी देख रही है। तो दो व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों के बीच में तो एंड लगा देंगे और शुरू में बोथ लगा देंगे। कहने का मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट पहले बोथ और सेकंड सब्जेक्ट पहले एंड लगाते हैं। अब आप देखो कि गीता और रीना दो व्यक्ति हो गए ना, तो प्लूरल हो गया। तो वाज तो सिंगुलर के लिए आया था यहाँ, तो अब प्लूरल हो गया तो टेंस तो वही रहना चाहिए, तो वाज वर में से आना चाहिए, लेकिन प्लूरल है तो वर आ जाएगा। फिर आगे वॉचिंग टीवी है ही। नेक्स्ट, रीता सेंगवेल, फातिमा सेंगवेल। यहाँ पे देखो रीता और फातिमा दोनों अलग अलग हैं, तो पहले के पहले बहुत लगाओ, एंड लिखो दूसरे के पहले, ठीक है। या ऐसे कर दो, दोनों अलग अलग हैं उनके बीच में एंड लगा दो और पहले शुरू में बहुत लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो बहुत रीता एंड फातिमा। अब यहाँ पे जो है सेंगवेल, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है, इसलिए ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, संस्कृत इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। यहाँ पे देखो संस्कृत और इंग्लिश अलग अलग हैं, तो बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत ये लिखा। और अब आप देखिए इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज हो गई दो, दो हो गई मतलब प्लूरल हो गया, तो इसकी जगह आ गया आर। और फिर देखिए इम्पोर्टेंट आ गया। अब देखो एक भाषा तो संस्कृत है और एक भाषा इंग्लिश है, दो भाषाएं, भाषाएं हो गई दो, इसलिए ये जो है एन तो हट गया और लैंग्वेजेज बना दिया। दोबारा देख लो कि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है इंग्लिश और संस्कृत, तो बहुत एंड से जोड़ देंगे दोनों को, बहुत इंग्लिश एंड संस्कृत। अब यहाँ पे दो हो गए यानी प्लूरल है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा आर, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख दिया। उसके बाद लैंग्वेज, एक लैंग्वेज तो इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है संस्कृत, लैंग्वेज होगी दो, इसलिए एन यानी एक लैंग्वेज, एक भाषा है ना, उसको तो हटा देंगे और अपन भाषा की जगह भाषाएं कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। नेक्स्ट, रानी हैज ए डॉग, कमला हैज ए डॉग। इसमें देखिए रानी और कमला दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के बीच में तो एंड आ जाएगा, शुरू में बोथ आ जाएगा, ये तो इजी है। अब उसके बाद देखिए आप एक व्यक्ति एक व्यक्ति दो व्यक्ति, दो व्यक्ति होते हैं यानी वर्ब प्लूरल आना चाहिए, जबकि हैज तो सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या होती है, हैव होती है, ठीक है ना। हैज हैव में हैज सिंगुलर होती है, हैव प्लूरल होती है, टेंस वही रह गए सेम ही। और फिर देखिए एक कुत्ता इसके पास है, एक कुत्ता उसके पास है, तो कुत्ते हो गए दो, तो टू तो लिखेंगे नहीं अपन, डॉग्स कर देंगे, ये तो हटा देंगे और डॉग्स कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द टीचर वाज राइटिंग ए स्टोरी, सोहन वाज राइटिंग ए स्टोरी। तो यहाँ पे जो टीचर और सोहन जो है ना, ये दो व्यक्ति हैं, तो बोथ द टीचर एंड सोहन ये कर दिया यहाँ तक। अब दो व्यक्ति हो गए, तो ये वाज तो एक व्यक्ति के लिए आया था यहाँ पे, अब दो व्यक्ति हो गए तो वर आ जाएगा उसी टेंस का। और एक स्टोरी तो ये लिख रहा है, एक स्टोरी ये मतलब स्टोरियां हो गई वो, ठीक है ना, तो ए छूट जाएगा और स्टोरीज हो जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, हिज मदर डज नॉट लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो एक तो ही है और एक हिज मदर है, बहुत ही एंड हिज मदर यहाँ तक आ गएगा। अब देखिए इसने एक वचन है इसलिए डज लिखा है, और यहाँ भी देखो एक वचन है सिंगुलर है इसलिए डज लिखा है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट तो ही एंड हिज मदर, दो व्यक्ति हो गए वह और उसकी माँ, दो व्यक्ति हो गए तो दो के साथ डज नहीं आता, डू आता है प्लूरल के साथ। फिर नोट अपन हटा नहीं सकते, नोट लगा दिया, फिर लाइक लिख दिया और फिर एप्पल्स, ठीक है। यानी वह और उसकी माँ दोनों जो है एप्पल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो डज की जगह डू क्यों हुआ, क्योंकि डज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आया था, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, इसलिए डू आ गया उसकी डज की जगह। नेक्स्ट, एज वेल एज, he has bought these mangoes, his friend have bought these mangoes। अब यहाँ पे आप देखिए ये ही सब्जेक्ट अलग अलग है और हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अपने को क्या करना, एज वेल एज, एज वेल एज हम दोनों के बीच में लगा देंगे जो अलग हैं, तो ही और हिज फ्रेंड्स अलग हैं, दोनों के बीच में हमने एज वेल एज लिख दिया। अब इसका नियम क्या है,
कि इसका नियम ये है कि अगर यहाँ पे देखो एंड होता है ना, देखो अगर हम एंड से जोड़ते, ध्यान देना, ही और हिज फ्रेंड्स को अगर हम एंड से जोड़ते तो एक व्यक्ति तो ये हो गया और ये बहुवचन हो गया ना, तो यहाँ पे हैव आता, ठीक है। लेकिन हम जो है एज वेल एज से जोड़ रहे हैं, तो एज वेल एज का क्या नियम है कि जो दोनों सब्जेक्ट हमने जोड़े हैं ना, उसमें जो प्रथम सब्जेक्ट है ना, उस प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी। प्रथम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्रथम सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। कहने का मतलब है कि एज वेल एज के ठीक पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है या मेन वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए अपन ने हैज लगा दिया, और यदि यहाँ पे प्लूरल होता ना शुरू में तो अपन हैव लगा देते। फिर देखिए आगे तो वही है, बॉट दीज मैंगोज, बॉट दीज मैंगोज, बॉट दीज मैंगोज, ठीक है ना, फुल स्टॉप, ये तो कॉमन है। अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे ही है और यहाँ पे हिज ब्रदर्स, दोनों के बीच में एज वेल एज लिख दो। और फिर यहाँ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे सब्जेक्ट कोई भी हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई केम टू सी अस। नेक्स्ट देखिए, आई एम absent, ज्योति इज absent, तो यहाँ आई और ज्योति है वो डिफरेंट हैं, तो दोनों के बीच में एज वेल एज लिख दो। अब है जो सब्जेक्ट के बाद में, देखो ये अपना सब्जेक्ट हो गया। अब हमें ये देखना है कि एज वेल एज के पहले कौन सा सब्जेक्ट है, एज वेल एज के पहले आई सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब लगेगी। तो उसके अनुसार क्या आ रही है, यहाँ पे एम पहले से आ रही है तो आई के अनुसार एम लगेगी, और फिर absent है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, राम वाज प्रेजेंट देयर, दी वर प्रेजेंट देयर, यहाँ पे सब्जेक्ट देखो एक में राम है और एक में देखो दे, दोनों के बीच में एज वेल एज लगा दो। अब पहला सब्जेक्ट कौन है, राम है, इसका मतलब वर्ब राम के अनुसार लगेगी, यानी वाज और वर्ब जो है उसमें राम के अनुसार यानी वाज लगेगी, वाज लगा दी। फिर आगे क्या बच गया, प्रेजेंट देयर लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कंजक्शन का, उसमें हमने देखा एंड, बोथ एंड और एज वेल एज का यूज। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो हैं वो तुरंत आपको मिल जाएं।